तो आज हम करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन पे देखा है कि हर साल एक प्री में एक या दो क्वेश्चन तो लगभग आता ही आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और फिर कुछ कुछ ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखिए, आमतौर पे जो प्रचलित है आम जन में कि महंगाई, मुद्रा, इसकी हिंदी होती है मुद्रास्फीति। तो इन महंगाई को बढ़ना तो कहते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन। लेकिन अगर हम इसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो ये दे सकते हैं, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द सस्टेन इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। किसी देश में सतत बढ़ती हुई वस्तुओं और सेवाओं के दाम को इन्फ्लेशन कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये तो इतनी तो हो गई ये डेफिनेशन। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डेफिनेशन हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन होता कैसे है, कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और ये कैसे नापा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कैसे क्या, तो वो देखेंगे। परचेज देखिए, इन्फ्लेशन दो कारण से होता है। उसके जो मेन कारण है, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कैश पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखिए, मान लीजिए कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इन अदर वर्ड्स, इफ डिमांड इज ग्रोइंग फास्टर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज। देखिए डिमांड, अगर देखिए अगर डिमांड किसी, मान लीजिए पाँच चार, मान लीजिए जैसे प्याज के दाम, हाँ चलिए ठीक है। अक्सर प्याज बाज़ार में महंगी हो जाती हैं। तो वो कैसे महंगी होती हैं, खेती खराब, उस साल मान लीजिए प्याज की पैदावार कम हुई। हाँ, तो अब जब प्याज की पैदावार कम हुई तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, और वस्तु कम है। अब वस्तु कम है और मांग तो मान लीजिए 100 प्याज की मांग मान लीजिए डेली है। हाँ, अब बाजार में सिर्फ 80 आया। हाँ, तो जो ज़्यादा जो ज़्यादा पैसे देगा वो खरीदेगा, तो लोग ज़्यादा पैसा देंगे। हाँ, तो मान लीजिए कल 20 रुपये किलो था, आज वो बढ़ कर के 25 हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें जो 25 रुपये नहीं दे सकते वो नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। ये उसे कहते हैं डिमांड, जब मांग ज़्यादा हो जाए, वस्तु कम हो जाए। और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन इज कॉज व्हेन कंपनीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गो अप। मान लीजिए प्याज के दाम हैं, अब खेती, मान लीजिए उसका बीज है, उसकी बुआई गुराई, मजदूरी, जो मजदूर काम करेंगे उनके लिए, और फिर जिसने खेती की खेती की उसको भी प्रॉफिट चाहिए। और जिस मान लीजिए किसी की ज़मीन किराए पे लेकर के की, तो उसको भी, जिसकी ज़मीन ली उसको भी पेमेंट करना है, रेंट ज़मीन का। तो ये सब बातें अगर मान लीजिए इनमें कुछ डिफरेंस आ जाए, मान लीजिए अभी बताता हूँ, पहले आपको यहाँ बोल देता हूँ, बाद में डिस्कस कर इसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट वो करती है मजदूरी के लिए, मान, हाँ, वो मजदूरी बढ़ा दी, तो जो लेबर है उसको मजदूरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक जो प्याज फाइनल मार्केट में आएगी उसमें वो जो बढ़ा हुआ दाम जुड़ के आएगा, सीधी सी बात है। तो इसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इससे इस दो तरीक़ों से दाम बढ़ते हैं। एक तीसरा तरीका है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन इज कॉज बाई ओवर सप्लाई ऑफ मनी। हाँ, अगर मनी ज़्यादा हो जाए बाज़ार में, ज़्यादा लोग, मान लीजिए 100 प्याज ही है लेकिन अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। हाँ, तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, जितनी सप्लाई हो उतनी ही डिमांड हो तो चीज़ें ठीक चलती हैं। हाँ, अगर टू मच सप्लाई हो जाए, बहुत ज़्यादा प्याज हो जाए, तो प्याज की मार्केट क्रैश हो जाए, प्याज की कीमतें क्रैश हो जाएंगी। अगर बहुत बहुत कम प्याज हो जाए तो बहुत पीक पे चढ़ जाएगा, या बहुत ज़्यादा पैसा बाज़ार में आ जाए तो महंगाई बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? एक्चुअली जब बाज़ार में ज़्यादा पैसा आता है
या ज़्यादा मनी आ जाती है तो परचेजिंग पावर घटनी शुरू हो जाती है। इससे इन्फ्लेशन आ जाता, महंगाई आ जाने से परचेजिंग पावर, जैसे मान लीजिए अच्छा चलिए एक मान लीजिए आप पुराने अपने से बड़े लोगों से मिलेंगे, 20 साल 30 साल ज़्यादा वाले उम्र से वाले लोगों से, 20, तो वो बताएंगे कि उनकी सैलरी 2,000 हुआ करती थी, 3,000 हुआ करती थी, ऐसी बातें करेंगे। और आज के टाइम पे 3,000 में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम की जो परचेजिंग, जो 3,000 में काफ़ी कुछ मिल जाता था उनको, और आज 3,000 में कुछ नहीं मिल रहा है। आज जो तब 3,000 में मिलता था, आज वो मान लीजिए 20,000 में मिल रहा है। तो ये क्यों है? ये इन्फ्लेशन के कारण है ना। तो ये इनके मान लीजिए 3,000 में वो 10 चीज़ें खरीद रहे हैं, आज वो 20,000 में 10 चीज़ें खरीद पा रहा है, 3,000 में तो 2-3 चीज़ें ही आ रही हैं। तो 3,000 अमाउंट वही है इधर ना, लेकिन परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा घट गई। हाँ, 3,000 की, अब वो परचेजिंग पावर जो 3,000 की थी वही आज के समय में 20,000 की है। आप ये कैसे, इसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, क्रय क्षमता। ये इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर पे फ़र्क आ जाता है यही परचेजिंग पावर को। अच्छा, आपने सुना होगा इंक्रीमेंट, सर्विस में लोगों की इंक्रीमेंट लगता है हर 6 महीने में, 1 साल में इंक्रीमेंट लगता है। ये इंक्रीमेंट परचेजिंग पावर उनकी बनी रहे, इसलिए इसलिए लगाया जाता है। अगर वो इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो परचेजिंग पावर उनकी घट जाएगी। हाँ, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए परचेजिंग पावर कॉन्सेप्ट और ये इन्फ्लेशन के जो 3 फैक्टर थे, डिमांड और कॉस्ट पुश और मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो होता है उसे सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा। वो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, देखिए मान लीजिए महंगाई बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ा तो किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा? मान लीजिए आपने किसी को उधार दिए 100 रुपये, और इंटरेस्ट किया 5%, ठीक है, 5% किया। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया उस दौरान है 6%, ठीक है। अब इन्फ्लेशन 6% है, 5% पे आपने उसको इंटरेस्ट पे दिया, तो आपको क्या आपको इसमें यहाँ प्रॉफिट हुआ? नहीं, लॉस हुआ, वरना, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, आप 5% पे कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 105 रुपये मिल गए मान लीजिए। लेकिन क्या 105 आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है? नहीं बढ़ा रहा है। हाँ, आपको नुकसान हो रहा है इन्फ्लेशन से। हाँ, एक्चुअल अमाउंट में तो प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन क्योंकि 6% इन्फ्लेशन है, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। अगर ये इन्फ्लेशन मान लीजिए 2% 3% होता, तब आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता। हाँ, लेकिन ये 6% हो रहा है, 10% हो रहा है इन्फ्लेशन, तो आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जिसने उधार लिया है, मान लीजिए मैंने उधार लिया है। हाँ, अब आप मैंने आपसे 100 रुपये लिए, तो मैंने 100 रुपये मान लीजिए उसमें इन्फ्लेशन नहीं था, 0% था। तो 100 रुपये मैंने कोई चीज़ खरीदी, 10 चीज़ें खरीदी 100 रुपये में, ठीक है, 10 10 के हिसाब से। लेकिन जब इन्फ्लेशन आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो उनके दाम बढ़ेंगे वस्तुओं के। हाँ, मान लीजिए 12-12 रुपये हो गए। हाँ, अब जब 6% या 10% के मान लीजिए मैंने लिए थे, 6% के इन्फ्लेशन आ गया, अब तो तब मैंने 10 चीज़ें खरीद ली थी, अगर अब मैं वही 100 रुपये से खरीदने जाऊँगा शायद 8 खरीद पाऊँगा, तो मैं फ़ायदे में रहा। यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे देने वाले को घाटा होता है, लेने वाले को फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन के दौरान, ठीक है। डिफ्लेशन जब आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें किसको फ़ायदा होता है, किसको घाटा होता है। हाँ, देखिए जो लोग पैसे घर में रखते हैं उन्हें नुकसान होता है। हाँ, वो पैसा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर घटती चली जाएगी। मान लीजिए 3,000 रुपये मैंने 20 साल पहले कहीं 3,000 रुपये छुपा के रखे होते। हाँ, तो फिर और आज निकालूं मैं कि मैं आज खर्च करूंगा, तो ये इसका कोई मतलब वो 3,000 क्या वही रह गया 3,000? एक्चुअल अमाउंट देखने में तो मैथमेटिकल देखेंगे तो वो ठीक है, वो 3,000 है, लेकिन वो वही रह गया क्या? क्या उनकी परचेजिंग पावर वही रह गई? नहीं रह गई। तब 3,000 रुपये में बहुत कुछ आ सकता था, 3,000 रुपये में कुछ, उसी 3,000 के अमाउंट में शायद कुछ बहुत कुछ थोड़ा सा ही कुछ मिले। तो
परचेजिंग पावर घट गई, अमाउंट वो सेम है लेकिन परचेसिंग पावर घट घट गई। हाँ, तो जो अगर अगर अब मान लीजिए किसी की फिक्स सैलरी है, हाँ, कोई आदमी हमने फिक्स सैलरी पर रख लिया कि हम तुम्हें 10,000 रुपये देंगे और तुम्हें काम करना है, ठीक है। आज इन्फ्लेशन मान लीजिए 0% है, आने वाले 6 महीने बाद इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ 6%, 10%, 12% हो गया, कहीं कहीं हज़ारों परसेंट भी हो जाता है, 1800, 2000, 4000% भी हुए हैं कुछ देशों में। मान लीजिए 20% हो गया इन्फ्लेशन 6 महीने में। अब वो आदमी मेरे यहाँ 10,000 पे काम कर रहा है, हाँ, तो ये वो घाटे में जा रहा है, वो उससे लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए डिफ्लेशन आ जाए, हाँ, मैंने उसे 10,000 पे रखा था, उसके बाद डिफ्लेशन आ जाए तो वो आदमी फ़ायदे में जा रहा है। तो इस तरह से आप देखें, डिफ्लेशन में चीज़ें सस्ती होती हैं, इन्फ्लेशन में महंगी होती हैं। जब चीज़ें सस्ती होंगी तो 10,000 रुपये में काफ़ी कुछ खरीद लेगा, जब महंगी होंगी तो बहुत कम खरीद पाएगा। तो उसी हिसाब से आप फ़ायदा और नुकसान एडजस्ट कर सकते हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। अब मान लीजिए हम इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, हाँ, अब देखिए जैसे जब इन्फ्लेशन होता है तो हमारी करेंसी ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो वो फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में कमज़ोर होती चली जाती है। जैसे डॉलर कंपेयर में हम कमज़ोर हो गए ना, जब कमज़ोर हुए तो हमारी वस्तुएं बाहर के बाज़ारों में सस्ती हो गई। अब देखिए चलिए ये हम पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है, अब चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं। इन्फ्लेशन के कई इंडेक्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ते हैं हम पहले। सबसे पॉपुलर सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, आईआईपी हो गया, ये अलग अलग है, कौन लाता है क्या कैसे होता क्या होता है इसके ये पढ़ेंगे हम। देखिए पहले हम सीपीआई पढ़ लेते हैं। ये सीपीआई क्या होता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम इसको लाता कौन है, सीएसओ लाता है। अभी हमारा बेस बेस चल रहा है, एक देखिए बेस मार्क नाम, इसमें इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक एक बेस होता है, हाँ, मान लीजिए अब इन्फ्लेशन को पता कैसे चलेगा इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है। देखिए मान लीजिए आज एक बिस्कुट का पैकेट है वो 10 रुपये में बिक रहा है, हाँ, प्रेजेंट। तो इस जो ये हो गया हमारा बेस रेट, ठीक है। तो बेस रेट हो गया। अब मान लीजिए हमने 4 साल बाद वही बिस्कुट का पैकेट हो गया 16 रुपये में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट रेट, ठीक है। तो हम बेस रेट के कंपैरिजन में प्रेजेंट रेट को नापेंगे, तो 16/10 करेंगे, तो जो निकल के आएगा उसको हम कहेंगे कि इतना इन्फ्लेशन आया है, इतने परसेंट इन्फ्लेशन आया है, प्रेजेंट रेट बट अपॉन बेस रेट, ठीक है। इस तरह से नापते हैं इन्फ्लेशन को। डिफ्लेट इसे डिफ्लेटर बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, इसी तरीके से उसको भी नापते हैं। चलिए अब हम हमारा अब हम देखिए सीपीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा अब आरबीआई जो अपनी पहले मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर टारगेटेड टारगेटेड इन्फ्लेशन को लेकर चलता है, वो सीपीआई को टारगेट करता है आरबीआई। हाँ, पहले डब्ल्यूपीआई को करता था, अब सीपीआई को कर रहा है, ठीक करने लगा है। इसमें देखिए सीपीआई जो है इसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों दोनों होती हैं। और सीपीआई जो है वो हर मंथ पे आता है, ठीक है। अब सीपीआई कई और भी होते हैं, सिर्फ देखिए ये सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, ये 4-5 वैरायटी होती हैं। अब देखिए कई इन इंडेक्सेस में देखिए सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये जो वर्कर और लेबर वाले हैं ये जो है लेबर ब्यूरो निकालता है इंडेक्सेस को, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब इसको सीएसओ निकालते हैं, जिसको हाँ सीएसओ, लेकिन ये लेबर वाले जो लेबर हैं वेजेस वाले हैं ये सब अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे इतने ये कि लेबर मिनिमम वेजेस इतना कर दिया गया लेबर्स का, ये इंडस्ट्री लेबर्स ये, तो वो इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पे वो देख करके
तय करते हैं कि कितनी हमें उनकी वेजेस बढ़ाने हैं, क्या करना है। इसके इंडिकेटर यही हैं। तो हम एक एक इंडिकेटर पे थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इस इंडिकेटर क्या इस्तेमाल है। देखिए CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI IW। तो ये जो CPI IW है इसका देखिए इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री में लेबर्स होते हैं उनकी जो वेजेस का हम देखते हैं वो इनके इसी के आधार पे देखते हैं। अब ये क्या इसमें होता क्या है। देखिए इसमें कई तरह की हम बस वो आइटम्स लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं कि एक मजदूर को अपने जीवन को चलाने के लिए कितनी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस किस रेशियो में लगभग एक ज़रूरत होती है। तो उस तरह से इसमें कुछ आइटम्स होते हैं, 150-200 आइटम्स की मान लीजिए जैसी लिस्ट बनाई जाती है, और उसके बाद उसी बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें इंडस्ट्रियल लेबर के लिए तो लेबर्स को किस 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 तरह की ज़रूरतें हो सकती हैं, उस तरह से हम इंडिकेटर बनाते हैं। अब ये जो CPI IW है, इंडस्ट्रियल वेजेस, इसी के आधार पर गवर्नमेंट जो हमारे एम्प्लॉय हैं इनका भी DA जो है वो चेंज होता रहता है। तो वो इसी को इसी को देख करके चेंज किया जाता है। और एग्रीकल्चर लेबर्स का है, ये भी इसको भी लेबर ब्यूरो ही निकालता है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। अब हाँ, CPI रूरल और अर्बन निकालते हैं। तो रूरल और अर्बन लेकिन जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, RBI जिसको इन्फ्लेशन के लिए टारगेट करता है, रूरल प्लस अर्बन को टारगेट करता है इन्फ्लेशन के लिए RBI। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है CPI के लिए। बस CPI का इतना ही है, ये हर मंथ आता है, याद रखिएगा। WPI देख लेते हैं। इसका तो जो बेस रेट चल रहा है इसमें 2000 चल रहा है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा। देखिए CPI जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें आम चीज़ें जैसे खाने की हो गई, इन चीज़ों का परसेंटेज ज़्यादा है। WPI इंडस्ट्रियल ये होलसेल के लिए होता है, हाँ, तो ये इंडस्ट्री वगैरह के लिए काम आता है। तो इसमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग का 65% किया गया, प्राइमरी को 20 और फ्यूल को 15, क्योंकि ये होलसेल पे निकल के आता है। ये इसमें 3 कैटेगरी हैं, ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी और फ्यूल। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइस DIPP इसको निकालता है। देखिए याद रखिएगा, DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये इसको निकालता है। ठीक है। अब उतना हो गया WPI। और अब अगले देखते हैं IIP। ये इसमें भी 3 कैटेगरी होती है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कुछ देखिए, इसमें क्या होता है, इसे अब देखिए इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, सॉरी 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से 8 कोर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो उसमें उनके कुछ बढ़ते हुए मैंने इसको कर रखा है। तो उसमें कैटेगरी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, पेट्रोलियम, ऑयल, कोल, सीमेंट, गैस, फर्टिलाइज़र। तो ये इनका ऑर्डर है, ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी को दी गई है, ऐसे ऐसे करके। तो ये IIP हो गया। IIP को CSO ही निकालता है, इसलिए इसको परेशान नहीं होने का। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। देखिए एक इन्फ्लेशन है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन के 2 तरीके से होता है, अभी हमने पढ़ा था। इन्फ्लेशन डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में अगर मिसमैनेज हुआ तो इन्फ्लेशन होता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या है, अगर सप्लाई साइड में हम पकड़ते हैं, सप्लाई साइड में इन्फ्लेशन कैसे पैदा होता है, 2 तरीक़ों से होता है। प्राइस ऑफ देखिए, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर जो आइटम है उसकी कॉस्ट में जो बढ़ जाए, या तो उससे। दूसरा होता है
फैक्टर प्राइसेस क्या होते हैं? किसी उत्पादन करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम प्याज का या लेके चल रहे थे, तो उसमें लेबर होते हैं। अगर लेबर के दाम बढ़ जाएँ तो कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, और कई तरह के फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे। रेंट मान लो, जिसकी रेंट पे किराए पे ज़मीन ली थी आपने, उस ज़मीन का वो मालिक जो है वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करे, तो ये फैक्टर होते हैं, कारक बोलते हैं। हाँ, अब इसमें दाम बढ़े हैं तो अब जैसे स्ट्रक्चर में क्या है कि फैक्टर कॉस्ट, अब देखिए फैक्टर कॉस्ट तो ना बढ़े, मतलब कोई कीमत तो ना मांगे। जैसे मान लीजिए खेती में कोई वो ना करे कि ना लेबर के दाम बढ़े ना रेंट बढ़े, फिर भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। हमारी जो इन्फ्लेशन यानी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, फैक्टर कॉस्ट नहीं बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे रीज़न है। देखिए देखिए जैसे मान लीजिए पहले देखिए चलिए एक पिछले साल एक न्यूज़ में आया था कि रघुराम राजन एक किसी कॉलेज में गए थे। वहाँ किसी एक स्टूडेंट या लड़के या लड़की ने पूछा कि सर ये जो डोसा मिलता है बाज़ार में, उसके दाम क्यों नहीं घट रहे हैं, हमेशा इतने ज़्यादा क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जो बात कही थी उसको मैं स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए एक डोसा वाला है, वो डोसा बनाता है दिन भर में। उसकी वो दिन भर जब खड़े होकर डोसा बनाएगा, तो मान लीजिए कि उसने दिन भर खड़ा है, उसकी एक वो है कि मैं 1,000 रुपये लूँगा दिन का, जो लेबर अपने मालिक से, जो दुकानदार है उससे जो भी चार्ज कर रहा है, 1,000 रुपये मान लीजिए कर रहा है। हाँ, अब मान लीजिए हम कोई मशीन लगा दें वहाँ पर। हाँ, हो सकता कोई मशीन लगा दें जो डोसा बनाती है, वो तो आदमी का एक है कि वो उसको 5 मिनट लगने में जो वर्क है उसको, और वो एक ही सांचे पे काम कर पाएगा। हाँ, मशीन लगा दी एक साथ वो 10 सांचों पे काम करती है। हाँ, और कंटिन्यूस काम करती है, उसको पानी भी नहीं पीना है, उसको मशीन को तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ब्रेक भी नहीं लेना है कि हाँ बार बार चेयर पे भी नहीं बैठना है, खड़े नहीं होना है, तो उसको तो कुछ करना नहीं है। तो उस अब जो है, अब डोसा, एक इंसान मान लीजिए डोसा बना रहा था, उसमें ब्रेक भी लेना होता था, एक ही सांचे पे काम कर सकता था, 2 ही हाथ हैं उसके भगवान के दिए हुए, तो उसकी लिमिटेशन थी। और एक दिन भर में मान लीजिए 100 डोसे बना रहा था आदमी, लेकिन मशीन तो कई ज़्यादा, मान लीजिए 500 डोसे बना रही है। हाँ, अब पहले जो मालिक था, दुकानदार का मालिक था, उस वो 100 डोसों की कीमत ऐसे मैनेज करता था कि उसका दुकान का रेंट भी निकल आए, काफ़ी कॉस्ट निकल आए। अब मान लीजिए डोसा है, उसमें चावल है, दाल है, इनकी कीमतें कम है, लेकिन जो दुकानदार को रेंट देने पड़ रहे हैं डेली, देखिए हाँ, रेंट का दाम ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो मैनेज किया था। अब क्योंकि डेली वो 300 डोसे सप्लाई कर रहा है, 400 डोसे बना रही है मशीन, जिसकी वजह से वो जो डोसे के दाम थे वो घटा सकता है आसानी से। समझिए आप? अब उसका वो अपने खर्चे, मान लीजिए उसका उसका दिन भर का खर्चा था 1,000 रुपये, अब 10,000, 1,000 रुपये मान लीजिए अब, तो वो अब जब 400 डोसे बनेंगे तो वो थोड़ा पर डोसा कॉस्ट कम भी कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसका लेबर कॉस्ट घट गया, अब उस प्रोडक्शन बढ़ गया, लेबर कॉस्ट में। जैसे फोटोकॉपी की दुकान है, अगर एक फोटोकॉपी की मशीन में खरीद के रख लूँ और रोज़ 20 फोटोकॉपी करूँ, तो मुझे उसकी कीमत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो मैं अपने खर्चे निकाल पाऊँगा। लेकिन अगर मैं अनगिनत फोटोकॉपी छाप रहा हूँ, जैसे आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो लोग क्या आप कहते हैं, वो कहेगा कितनी फोटोकॉपी हैं, अगर आप कहें 100 हैं तो वो दाम कम कर लेता है, तुरंत कम कर लेता है। हाँ, अगर आप कहें उससे कि ये 10 कॉपी है तो दाम नहीं कम करता, वो फिक्स करके रखता है कि 1 रुपए की 1 कॉपी या कुछ है। हाँ? तो इसी से आप स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन को समझें। स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन एक्चुअली इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा रहता है, इसके पीछे यही रीज़न है। ठीक है, कि लेबर कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। फैक्टर कॉस्ट जो है फैक्टर कॉस्ट वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। हाँ, तो अगर हम ये फैक्टर कॉस्ट देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले लाइसेंस सिस्टम हुआ करता था, तो सीमेंट का उत्पादन मार्केट के हिसाब से नहीं, एक सीलिंग होती थी कि मान लीजिए 5,000 बोरी सीमेंट ही मैन्युफैक्चर होंगी, तो मशीनें खड़ी हैं, माल है, लेकिन हम
एक लेवल से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, उसके बाद जब ये ये चीज़ें हट गई जिनकी मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर एक ही वही मशीनें ज़्यादा उत्पादन कर रही हैं, तो महंगाई ज़्यादा उत्पादन करेंगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक दाम घटेंगे। समझ गए होंगे आप। तो इसे स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण क्या? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल ठीक। फॉल इन प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। अगर उत्पादन कम हो जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का दोनों में चेंजेस आ रहे हैं ना। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक। अगर इंक्रीज इन सप्लाई भी हो जाता तो इन्फ्लेशन ना बढ़ पाता। सप्लाई, मनी सप्लाई भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन जब मिसमैच हो जाएगा तभी इन्फ्लेशन आएगा। ये बात तो इसका सी ज़्यादा सही लग रहा है। ये ग्रेशम लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड से है। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने इसको गूगल किया है। चलिए आगे करते हैं। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, देखिए अगर ये क्वेश्चन शायद 91 का है, हाँ 97 का है, देखिए हाँ। तब तो इसका आंसर ए होता, लेकिन आज के हिसाब से इसका आंसर CPI होगा, रूरल प्लस अर्बन, ठीक है, इसको याद माइंड में रखिएगा। CPI इज नियरली 333। देखिए देखिए बेस रेट, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट प्राइस इंडेक्स, बेस रेट है 9060 का, इज नियरली 330। हाँ, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? ऑल आइटम ऑफ कॉस्ट 3.3 टाइम्स मोर देन व्हाट दे डिड इन 1960, ठीक है। मतलब हर सभी 1960 की तुलना में आज जो भी दाम है सबके 3.3 मल्टीपल में होंगे। द प्राइस ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड आइटम हैव गॉन अप बाई इतना, ठीक है। बेट मीन ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम हैज इंक्रीज, तो इसका सी आंसर ज़्यादा सही है, सी आंसर ही सही है इसका। डी का तो लिखा है गोल्ड प्राइसेस है गोना अप, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए ऑल आइटम्स वाली जो बात है वो ऑल आइटम्स का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि CPI एक, इसमें एक बॉक्सेस होते हैं ना कि इतने आइटम्स, 200 आइटम, 600 आइटम, 400 आइटम, इनमें इंडेक्सेस में आइटम्स होते हैं। तो वेटेज मीन ऑफ प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम, ये ज़्यादा सही है। अब मान लीजिए उसमें दाल है और चावल है, चावल के दाम घट गए और दाल के दाम बढ़ गए, जिसकी दाल के दाम बढ़े तो जिसकी वजह से 330 इन्फ्लेशन बन गया। तो अब इसका वेटेज मीन के हिसाब से होता है ना, तो वेटेज मीन के हिसाब से ही हम करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? देखिए इन्फ्लेशन की बात चला है, डिफ्लेशन में क्या है? इट इज ए सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। इसे तो डिफ्लेशन नहीं, डिप्रिसिएशन बोल हो जाता है वो। तुम, इट इज प्रिसिस्ट बोथ फाइनेंस एंड रियल सेक्टर, इससे कोई मतलब नहीं। इट इज़ अ परसेंटेज फॉल इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये ठीक है। फॉल इन रिलेटिव इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ, देखिए इसका सी आंसर होगा। इट इज़ जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों के दाम घट जाना गुड और सर्विसेज के। अब देखिए अगला, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए क्वेश्चन, द होलसेल प्राइसेस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। देखिए ऐसे वर्ड पे UPSC फंसाता है। देखिए ओनली, केवल और केवल, एक्सट्रीम बात कर रहा है ना, एक्सट्रीम बात UPSC को पसंद करेगा तो आप पसंद मत करिएगा, आमतौर पे डाउटफुल मत हो जाएगा। एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द WPI गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल, ठीक है। अभी हम तो, अब ये तो पढ़ लिया हमने, इसमें ओनली वन, ओनली टू वॉट टू, नाइदर वन नॉट टू। देखिए पहले में ये WPI कह रहा है कि ओनली मंथली बेसिस पे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब ओनली आ जाएं कि ऑल आ जाएं, एक्सट्रीम वाली बात, तो वहाँ थोड़ा रुक जाइएगा, सहम के इसको आंसर दीजिएगा। और आमतौर पे देखा है कि ये रॉन्ग ही होते हैं आमतौर पे, जब तक कोई एकदम एकदम वो ना हो कि हाँ ये तो एक ओनली ही है, यूनिवर्सल एकदम पक्की उसकी खबर ना हो आपको, तब तक इसको गलत ही मानिए। तो ओनली जो है ये रॉन्ग है, मान लीजिए जो बेसिक फंडा हम लेके चलते हैं कि ओनली एक्सट्रीम बात करें तो गलत होता है, तो ए गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कि दो सही है कि बी और डी की बात आई, तो ओनली टू और नाइदर वन और। अब देखेंगे, देखिए इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो भी हमने किया था,
इसमें कह रहा है कंपेयर टू CPI/IW द WPI गिव्स लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल्स। देखिए WPI जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, वो इंडस्ट्रीज के लिए होता है, क्योंकि होलसेल उनके लिए होता है, वहाँ से उत्पादन होता है। और CPI जो कंज्यूमर के लिए होता है। तो कंज्यूमर जो की जो बकेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए, जो हमने आइटम सेलेक्ट करते हैं उसमें एक कंज्यूमर की नज़र से सिलेक्ट करते हैं ना, कि कंज्यूमर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। होलसेल में हम इंडस्ट्री की उससे देखते हैं, हाँ ठीक है, कि इंडस्ट्री, हाँ। अब जब कंज्यूमर की करेंगे तो इसमें फूड आर्टिकल, कंज्यूमर फूड आर्टिकल, इसके लिए प्रायोरिटी होती है कि इंसान के जो कंज्यूमर है उसके लिए कुछ प्रायोरिटी होती है फूड आइटम्स की। तो ये तो बात जाहिर है कि इसकी डिमांड ये ज़्यादा होंगे फूड आर्टिकल्स। तो ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं WPI इंडस्ट्रीज के लिए होता है, हाँ। तो ओनली टू, तो इसका ओनली टू बी सही है। बेस इफेक्ट। अब आता है अगला क्वेश्चन, रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन सब एट्रीब्यूट टू द बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट? देखिए बेस इफेक्ट पहले मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आज कोई आइटम, आज चल रहा है 2010, एक आइटम 100 रुपये का है, ठीक है। अगली साल इन्फ्लेशन हुआ 10%, ये आइटम हो गया 110 का, ठीक है। अच्छी बात, 10 रुपये इन्फ्लेशन से आगे के कारण 10% का इंक्रीमेंट हुआ। अब उसकी अगली साल 2012 में ये हो गया 115 रुपये का, 115। तो एक्चुअल में इसमें इन्फ्लेशन कितना, देखिए एक्चुअल में कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। एक्चुअल इन्फ्लेशन 5 का चेंज आया। लेकिन अब हम देखें इससे 2010 वाले से कंपेयर, हमने लेके चल रहे थे ना 2002 में 20 इसको बेस लिया था ना 2010 को, तो वहाँ 100 था, 100 से कंपेयर करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 15 का अंतर निकलेगा, इन्फ्लेशन 15% का। तो ठीक है, 15% का डिफरेंस निकलेगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में तो 5% का, पिछली साल के लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में सिर्फ 5 का ही अंतर आया। लेकिन जब हमने 20 बेस से कंपेयर किया तो 15 का अंतर हो रहा है, हाँ। तो इन्फ्लेशन एक्चुअली देखें तो पिछली लास्ट ईयर से तो 5 का हुआ, लेकिन बेस ईयर से 15 हो गया। तो इसको बोलते हैं, क्वेश्चन हम क्या करें, बेस इफेक्ट। अब तो हमको यहाँ ऑप्शन से देख लेते हैं। अब it is impact of drastic deficiency in supply due to failure of crop, कोई मतलब ही नहीं है। तो it is the impact of surge in demand due to rapid economic growth, अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए आगे आते हैं, it is the impact of price level of previous year on the calculation of inflation rate, ये सही है, सी राइट्स का राइट सही है। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक कर्मचारी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, देखिए जो हमने किया था CPI/IW कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है। पहले ये CSO ही निकालता था शायद, 2009 के बाद लेबर ब्यूरो निकालने लग गया है। इसको याद रखिएगा, फिर से पूछ सकता है घुमा फिरा के या कुछ करके। देखिए हाँ, अब चलिए एक क्वेश्चन ये रह गया था, ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश में डालना भूल गए, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कि ये कहता है कि भारत में इन्फ्लेशन के लिए के बारे में कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, कौन सा सही है। भारत में इन्फ्लेशन का कंट्रोल से ओनली देखिए केवल की बात कर दी ना इसने, केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। जहाँ केवल की बात करते हैं समझ लीजिए वो कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली इन्फ्लेशन तो RBI भी मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, हाँ। अब इन्फ्लेशन जैसे हमारा वो है क्या कहते हैं, जैसे कंज्यूमर वगैरह के, और कुछ हैं जो इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं सप्लाई साइड। मान लीजिए दाल के डिमांड मार्केट में इन्फ्लेशन, दाल में महंगाई आ गई, तो वो अगर उसको हम दाल की सप्लाई इंपोर्ट कर लें, हाँ, तो हम सप्लाई और डिमांड को मैनेज कर लें इंपोर्ट करके दाल को, तो वो दाम इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो वो तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। लेकिन केवल की बात कर रहे हैं ना, RBI मॉनेटरी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लगा करके मनी को मैनेज करता है। तो ये तो केवल की बात कर रहा है तो गलत है, यानी दोनों काम करते हैं ना, ये तो गलत बात है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, तो एकदम ही गलत बात है। घटा हुआ मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है। देखिए
अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो यानी अगर मनी सर्कुलेशन को हम कम कर दें तो इन्फ्लेशन में एक फ़ायदा करेगा। ठीक है, सही बात, बिल्कुल ठीक। बढ़ा और अब और बढ़ा देंगे तो फिर इन्फ्लेशन तो और हो जाएगा ना। एक चीज़ मैं भूल गया था, कोर इन्फ्लेशन। एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन, देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये वेस्टर्न में, ये इंडिया में भी होता है। एग्रीकल्चर माइनस फ्यूल, सीपीआई में हम एग्रीकल्चर माइनस फ्यूल कर देंगे तो उसको एग्रीकल्चर का और फ्यूल का माइनस कर दें कोर सीपीआई में, तो उसे बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्यों कर दें? देखिए एग्रीकल्चर हर साल आप देखते हैं कि काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, कभी खेती अच्छी नहीं हुई, हर इसमें चेंजेस रैपिडली आते रहते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर वो पेनिशेबल होते हैं, ख़राब हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। हर इनके सड़ने की, इनकी संभावना ख़राब होने की, ये अक्सर बहुत तेज़ी से चेंज लाते हैं। ऑयल प्राइसेस हर दिन दाम घटते बढ़ते रहते हैं, तो इनको जब घटा देते हैं तो जो इनको हटा करके जो सीपीआई होता है उसको कोर कहते हैं। तो इतना काफ़ी है। देखिए हाँ, डब्ल्यूपीआई जो आता है वो बताया था मैंने कि भूल गया मैं, कि एक मंथली बेसिस पर भी आता है, एक वीकली बेसिस पर भी आता है। क्वेश्चन भी आया है इस पर, तो याद रखिएगा इसको। तो इतना इन्फ्लेशन पे मैंने कर लिया। पिछले आप शायद लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन शायद छूट गए हों मेरे, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन लगभग देख के एक नज़र में सभी करने की कोशिश की थी। और इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया इन्फ्लेशन में, शायद वैसे तो कुछ नहीं रह गया कॉन्सेप्ट में, देखते हैं। ठीक है, फिर हम करते रहेंगे, ऐसे ही होता रहेगा धीमे धीमे। थैंक यू।